वेलकम बैक टू जुडिशरी लीगल सॉल्यूशंस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 6 एंड 7 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इन डिटेल। सो फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस एंड लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। फ्रेंड्स, इन सेक्शंस को अच्छे से समझने के लिए और डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग कुछ इलस्ट्रेशंस की हेल्प लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं इन सेक्शंस को। तो फ्रेंड्स, सपोज ए जो है एक नेक पीस की ओनर है, उसके पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल नेक पीस है। तो वो बी जो है उससे ए से मांगता है कि बी मांगती है कि मेरे को नेक पीस दे दो, तो ए बी को दे देती है। लेटर ऑन बी जो है ए से अपना नेक पीस बैक क्लेम करती है, तो यहाँ पर बी डिनाई कर देती है, तो ए जो है बी को सू करती है अंडर सेक्शन 7। वो यहाँ पे ये क्लेम करती है कि मेरा जो नेक पीस था वो 5 लाख का था और 5 लाख के साथ वो डायमंड नेक पीस था, और या तो मेरे को 5 लाख रुपीज़ दिला दीजिए या मेरे को मेरा डायमंड नेक पीस दिला दीजिए। ओके, क्योंकि उसको तो अपना जो उसका लॉस हुआ है उसको वो लॉस चाहिए। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको नेक पीस रिटर्न मिलेगा या उसकी जगह नेक पीस की जगह नेक पीस के प्राइस। ओके, अब सेक्शन 8 को देखते हैं। सेक्शन 8 में क्या होता है, ए जो है वो एक नेक पीस की ओनर है, सिमिलर एग्जांपल, और बी जो है ए से मांगती है नेक पीस पहनने के लिए, किसी वेडिंग में जाने के लिए। ए जो है बी को नेक पीस दे देती है। फिर लेटर ऑन बी से नेक पीस क्लेम करती है बैक, बी मना कर देती है, तो ए बी को सू करती है। ए क्या बोलती है कि जो यहाँ पर मनी जो है वो जो मनी इन कंपनसेशन एडिक्वेट रिलीफ नहीं है, मेरे को मनी नहीं चाहिए, बल्कि मुझे मेरा नेक पीस चाहिए, बिकॉज वो नेक पीस मेरे लिए प्राइसलेस था, क्योंकि वो मेरी मम्मी ने मेरे को गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे पे। तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे सिर्फ मेरा नेक पीस चाहिए, मुझे प्राइस नहीं चाहिए, मुझे प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बात गिफ्ट की आ रही है कि वो मेरी मम्मी के दिया हुआ मेरा लास्ट गिफ्ट था, मेरी मम्मी भी नहीं है, तो प्लीज़ रिटर्न बैक माई नेक पीस ओनली, आई डोंट वांट एनी मनी। ओके, तो फ्रेंड्स, सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 बात करते हैं कि जब कोई पर्सन मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए इंटाइटल्ड होता है तो वो पोजीशन कैसे क्लेम कर सकता है। जो सेक्शन 7 है वो जनरल प्रोविज़न है, वो बताता है कि जब कोई पर्सन किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए एंटाइटल्ड है तो वो पर्सन क्लेम कर सकता है अंडर सीपीसी। और जब वो प्रॉपर्टी क्लेम करेगा तो वो प्राइमरीली तो ये क्लेम करेगा कि मुझे प्रॉपर्टी दिलाई जाए, और सेकेंडरी वो ये लिखेगा कि अगर किसी वजह से प्रॉपर्टी नहीं रिकवर हो सकती है या नहीं दिलवाई जा सकती है तो मेरे को उसकी जगह मनी दिलाई जाए उस प्रॉपर्टी के प्लेस पे। और जो सेक्शन 8 है वो स्पेसिफिक रिलीफ की बात, वो एक स्पेसिफिक रिलीफ देता है, वो जनरल प्रोविज़न नहीं है। वो उसमें क्या कहा जाता है सेक्शन 8 में, जो पर्सन मूवेबल प्रॉपर्टी को क्लेम कर रहा है वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को क्लेम कर रहा है, मनी का कंपनसेशन क्लेम नहीं कर रहा है। इसमें जो प्रॉपर्टी क्लेम की जाती है वो इन स्पेसी होती है, यानी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्लेम की जाती है। और ये जो सेक्शन 8 जो है वो रिलेटेड टू डेटेन्यू है, मतलब कि किसकी कस्टडी में है और कौन कंपेल किया जा सकता है, इससे रिलेटेड है सेक्शन 8। तो फ्रेंड्स, जो सेक्शन 7 है, जब हम उसका प्लेंट प्रिपेयर करेंगे कोर्ट में फाइल करने के लिए, तो उसके प्लेंट में हमें मनी वैल्यू लिखनी पड़ती है कि प्रॉपर्टी की कितने पैसे की वो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है। प्लस हमें ये भी मेंशन करना पड़ता है कि अगर प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं हो पाई तो प्लेंटिफ कितना कंपनसेशन इन प्लेस ऑफ प्रॉपर्टी चाहता है। ओके, और हमारा जो प्लेंट होगा वो बिल्कुल सेम होगा एज गिवन अंडर फर्स्ट शेड्यूल फॉर्म नंबर 32 ऑफ सीपीसी। ओके,
और जब हम सेक्शन 8 को देखते हैं, तो जब हम सेक्शन 8 का प्लेंट बनाएंगे तो उसके प्लेंट में हम ये चीज़ डिक्लेयर कर देंगे कि जो कंपनसेशन होगा वो एडिक्वेट नहीं होगा, वो हमें कंपनसेशन नहीं चाहिए। और प्लस हम ये इंसिस्ट करेंगे कि हमारी प्रॉपर्टी की डिलीवरी हो, हमें प्रॉपर्टी ही मिले और मनी जो है कंपनसेशन में वो एडिक्वेट नहीं होगा। और जो आर्टिकल 68 एंड 69 जो है इंडियन लिमिटेशन एक्ट का, उसके अकॉर्डिंग मूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन मांगने के लिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन है 3 ईयर, यानी जब से हमने वो प्रॉपर्टी किसी को दी है या हमसे किसी ने ली है या हम रॉन्गफुली किसी को डिलीवर कर दिए हैं, तो तब से 3 साल के अंदर हम कभी भी सूट फाइल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं सेक्शन 8 के, जब हम बेयर एक्ट में देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जो पर्सन इमोरल प्रॉपर्टी क्लेम कर रहा है अंडर सेक्शन 8, वो एंटाइटल्ड होना चाहिए उस प्रॉपर्टी की पोजेशन के लिए, यानी कि उस प्रॉपर्टी को पोजेस करने के लिए वो पर्सन एंटाइटल्ड होना चाहिए। और ही मे बी एंटाइटल्ड ड्यू टू ओनरशिप और ड्यू टू हैविंग एनी पोजेसरी टाइटल। ओके, और ओनरशिप और पोजेसरी टाइटल में आपको डिफ्रेंशिएट मैंने पिछली वीडियोस में कर दिया था, जिसमें मैंने आपको इमोरल प्रॉपर्टी पे समझाया था। या और दूसरे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ये हैं कि जो कंपनसेशन मनी में है वो एडिक्वेट नहीं होगा, वो सफिशिएंट नहीं होगा पर्सन के लिए, या फिर ये डिफ़िकल्ट होगा एसर्टेन करने के लिए कि एक्चुअली लॉस कितना हुआ है, क्या हुआ है प्लेंटिफ को। ओके, तो इन केसेस में आप उसको प्लेंटिफ को स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी ही दिलाएंगे, उसके प्लेस पर कंपनसेशन नहीं दिलाएंगे। और जो प्लेंट लिखा जाएगा सेक्शन 8 का, वो एज पर फॉर्म नंबर 39 ऑफ CPC होगा, जिसमें प्लेंटिफ मनी क्लेम नहीं करेगा। जो प्रजम्पशन है सेक्शन 8 की एक्सप्लेनेशन में जो बेयर एक्ट में दी गई है, वो मैंडेटरी प्रजम्पशन है। मैंडेटरी मतलब कोर्ट को उस प्रजम्पशन को इम्पोज करना ही पड़ेगा, कोर्ट को ये मानना ही पड़ेगा कि जो मनी है वो कंपनसेशन में जो मनी है वो एडिक्वेट रिलीफ नहीं है या फिर एक्चुअल डैमेजेस एसर्टेन नहीं किए जा सकते। ये कोर्ट को प्रेज्यूम करना पड़ेगा जब भी प्लेंटिफ अपने प्लेंट में क्लेम करेगा। ओके, और जो अब जब प्लेंटिफ क्लेम कर लेगा तो बर्डन ऑफ डिस्प्रूविंग दिस प्रिजम्पशन विल लाई अपॉन डिफेंडेंट। डिफेंडेंट हैव टू प्रूव दैट, डिफेंडेंट को ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो कंपनसेशन इन मनी है वो एडिक्वेट रिलीफ है, या फिर ये क्लेम करना पड़ेगा, ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो एक्चुअल डैमेजेस हैं, जो एक्चुअल लॉस हो रहा है प्लेंटिफ को, वो एसर्टेन किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, जब हम कंबाइंड रीडिंग करते हैं ऑर्डर 21 और रूल 10 ऑफ CPC एंड ऑर्डर 21 रूल 31 ऑफ CPC, तो हमें ये दोनों ऑर्डर्स एंड रूल्स हमें ये सजेस्ट करते हैं जो डिक्री होगी सेक्शन 7 ऑफ SRA की, वो डिक्री जब डिक्री कोर्ट पास करेगा तो उसमें वो ये मेंशन करेगा कि जो प्रॉपर्टी जो है वो डिलीवर होनी चाहिए, और जो या फिर डिलीवर अगर प्रॉपर्टी नहीं डिलीवर करना चाहता है तो उसके अल्टरनेट में मतलब जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसके अल्टरनेट में उसके इक्विवेलेंट, उसके बराबर जो मनी कोर्ट पे करवाना चाहता है वो भी कोर्ट उसमें मेंशन करेगा डिक्री में, जो डिक्री सेक्शन 7 की होगी। लेकिन जो सेक्शन 8 की जो डिक्री होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ ये मेंशन होगा कि प्रॉपर्टी डिलीवर होनी चाहिए। लेकिन अगर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट देखता है, एग्जीक्यूट करने वाला कोर्ट, जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कौन होता है, जो डिक्री पास होने के बाद एग्जीक्यूट कराता है। एग्जीक्यूट कब कराता है? जब जो जजमेंट डेटर होता है
वो डिक्री को वो नहीं करता है, परफॉर्म नहीं करता है एज पर द रूल, तो उस वक्त जो डिक्री होल्डर होता है वो कोर्ट में जाके ये क्लेम कर सकता है कि मेरी डिक्री को एग्जीक्यूट कराओ। तो जो एग्जीक्यूट कराता है वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट होता है। तो यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है वो अगर ये उसको ये लगता है कि जो प्रॉपर्टी है उसकी डिलीवरी नहीं हो सकती क्योंकि प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो चुकी है या कुछ भी ऐसा हो चुका है जिसकी वजह से प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं हो सकती, तो वो उस प्रॉपर्टी के मूवेबल प्रॉपर्टी के बराबर पैसे की मनी मतलब बराबर पैसा दे सकती है या फिर अगर वो पैसा देने को भी तैयार नहीं है जजमेंट डेटर, तो जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी को अटैच करा के सेल करा के जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी को डिक्री होल्डर को दे सकती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चाहते हैं सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक पहुँचे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन और लाइक करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ शेयर माय वीडियोस। ओके बाय बाय।